हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलिटी थ्रू एमसीक्यू सीरीज। इस सीरीज के अंदर हम लोग कंप्लीट इंडियन पॉलिटी को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के थ्रू कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। आज की क्लास में नेक्स्ट 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा, जो मेनली रहने वाले स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, एमएलए, एमएलसी, ये सब क्या होते हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस रहने वाले। स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। ये सीरीज के अगर आपने पुराने वीडियोज नहीं देखे तो एक बार प्लीज पहले उनको देखो, फिर यहां से कंटिन्यू करो, वरना ज्यादातर चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। क्वेश्चन 1 को देख लेते, क्या बोल रहा है। विद रेफरेंस टू स्टेट पॉलिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भाई क्वेश्चन किसके ऊपर, स्टेट पॉलिटी के ऊपर क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है, अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी अपॉइंटेड एज चीफ मिनिस्टर एंड सर्व अ 5-year टर्म इफ प्रेसिडेंट एग्रीज विद द अपॉइंटमेंट। भाई अगर बात कर रहा है कि अगर कोई पर्सन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर नहीं है, स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं है, क्या तब भी वो चीफ मिनिस्टर बन सकता है? यहां तक बोल रहा है, आंसर इज यस, वो बन सकता है। लेकिन अगर कोई भी आदमी को आपने चीफ मिनिस्टर बना दिया है तो उसको विद इन 6 मंथ एमएलए बनना ही पड़ेगा, मतलब उसको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में जाना ही पड़ेगा, अदरवाइज ही विल सीज टू होल्ड दैट ऑफिस। तो ये वाला स्टेटमेंट, एंड सर्व अ 5-year टर्म इफ प्रेसिडेंट एग्रीज विद द अपॉइंटमेंट। नहीं, प्रेसिडेंट के एग्री होने से कुछ नहीं होगा, उसको 6 महीने के अंदर अंदर एमएलए बनना पड़ेगा, कोई भी पर्सन हो सकता है वो। तो ये बात आधी सही थी आधी गलत, तो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। स्टेटमेंट 2 देख लेते हैं, अ मेंबर ऑफ the state legislative council can be appointed as chief minister if he fulfills all the qualification mentioned in the constitution of India। बात बिल्कुल सही है। क्या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं if he fulfills all the qualification? आंसर इज यस, लेकिन उसको भी 6 महीने के अंदर अंदर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनना ही पड़ेगा, अदरवाइज ही विल आल्सो सीज टू होल्ड दैट ऑफिस। विच ऑफ द अबव इज आर करेक्ट? ओनली 2 इज करेक्ट, ओनली 2 इज गिवन इन बी, सो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। 6 महीने के अंदर अंदर, ध्यान रखना, और अगर 6 महीने में इलेक्ट नहीं कर पाए तो फिर ऑफिस खाली करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है, ऑल द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ इंडियन स्टेट आर इलेक्टेड डायरेक्टली। भाई ये स्टेटमेंट तो गलत है। क्या सारे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि एक मेंबर क्या होता है, 1 मेंबर इज नॉमिनेटेड, एंड नॉमिनेटेड बाय हुम? नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट फ्रॉम अमंग द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। सो ये आपको ध्यान रखना है। सो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। अब आप बोलोगे कि ये प्रोविजन तो केवल 2020 तक के लिए एप्लीकेबल था, तो हाँ, तो जो मेंबर को 2020 में चुना अभी तो 2025 तक है सरकार के अंदर, तो ये चीज आपको ध्यान रखना। तो स्टेटमेंट 1 क्या हो जाएगा मेरा, इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है, ऑल एक्सेप्ट 1/6 ऑफ द मेंबर इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। ये वाला भी रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल आर नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। वो डायरेक्टली पीपल इलेक्ट नहीं करते हैं। अभी देखते हैं उनका इलेक्टोरल कॉलेज कैसे बना हुआ। विच ऑफ द अबव इज आर करेक्ट? नन ऑफ देम इज करेक्ट, सो आंसर इज डी। सो अब देखते हैं ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल को कैसे चुना जा सकता है। तो देखना, जो भी जितने भी मेंबर है, फॉर एग्जांपल देयर आर 100 मेंबर्स या 300 मेंबर, जितने भी मेंबर है, तो 100 मेंबर्स में से 1/3 आर इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ लोकल बॉडीज लाइक म्यूनिसिपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। फिर नेक्स्ट 1/3 आर इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो बाकी 1/3 को कौन करते हैं? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब एमएलए वगैरह चुनते हैं 1/3 मेंबर को। सो 1/3 ये गए, 1/3 ये गए, चले गए 2/3। अब बचा 1/3। सो उस 1/3 में से 1/12 आर इलेक्टेड बाय ग्रेजुएट्स एंड 1/12 आर इलेक्टेड बाय द टीचर्स एंड 1/6 आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। समझ में आ गया? 1/3 लोकल बॉडीज ने चुने, 1/3 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ने चुने, 1/12 ग्रेजुएट्स ने चुने, 1/12 टीचर ने चुने, और 1/6 को नॉमिनेट कर दिया किसने? गवर्नर से। सो ऐसे पूरे 100 मेंबर्स को चुना जा सकता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोल रहा है, द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट डिपेंड्स ऑन। भाई टोटल स्ट्रेंथ कितनी होगी? देखो कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होगी, मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी होगी, लेकिन किस स्टेट की कितनी स्ट्रेंथ होगी ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? सो इट डिपेंड्स ऑन, पहला बोल रहा है द डायरेक्शन ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द काउंसिल। नहीं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर थोड़ी बताएंगे कि स्ट्रेंथ कितनी होगी। स्टैब्लिश कन्वेंशन, नहीं, कन्वेंशंस पे नहीं जा सकते। ऑर्डर ऑफ द गवर्नर, नहीं। लास्ट क्या बोल रहा था, साइज ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट स्टेट। भाई कॉन्स्टिट्यूशन ही बोलता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्ट्रेंथ कितनी होगी, सो बोले 1/3 कितनी होगी, 1/3 ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो दिस शुड बी द मैक्सिमम साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो आपको ध्यान रखना है। तो ये कैसे पता चलेगा? टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट्स को प्रिस्क्राइब करता है, लेकिन फाइनल डिसीजन कौन लेता है? द डिसीजन इज टेकन बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो यहां पर मैंने दिया हुआ, मेंबरशिप ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल मे वेरी बट इट मस्ट नॉट बी मोर देन 1/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ असेंबली। 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकती, मैक्स टू मैक्स 1/3 हो सकती है, और 40 से कम नहीं हो सकती। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन है, द एक्सेप्शन इज जम्मू एंड कश्मीर वेयर लेजिस्लेटिव काउंसिल हैज ओनली 36 मेंबर्स। ध्यान रखोगे। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल सारे स्टेट्स में नहीं है, ओनली 6 स्टेट्स इन इंडिया हैव
बाई कैमरल लेजिस्लेचर मीन्स सिर्फ 6 स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल एग्जिस्ट करती है। 6 स्टेट देख लें, आंध्र प्रदेश से ही निकला तेलंगाना, सो आंध्र प्रदेश तेलंगाना आपको याद हो गया। कर्नाटक महाराष्ट्र दोनों एक दूसरे के नेबर है तो याद कर लो, और उत्तर प्रदेश बिहार भी एक दूसरे के नेबर है तो याद कर लो। सो 6 स्टेट कौन से हो जाएंगे? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड बिहार। और बाकी सारी चीजें मैंने बता दी हैं आपको कैसे होती हैं, उनके मेंबर्स को कैसे चुना जाता है, 1/3, 1/3, 1/12 और 1/6। ऑलरेडी वो अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन में डील कर लिया, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं, क्या बोल रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है एवरी स्टेट इन इंडिया हैज अ लेजिस्लेटिव असेंबली। भाई ये बात बिल्कुल सही है, हर स्टेट के पास लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेकिन हर यूटी के पास अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, क्योंकि सिर्फ दिल्ली और पौंडीचेरी एक ऐसी यूटीज है जिनके पास अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है। सो एवरी स्टेट इन इंडिया हैज लेजिस्लेटिव असेंबली, बात बिल्कुल सही है। अगर यहां लिखा होता एवरी स्टेट इन इंडिया हैज लेजिस्लेटिव काउंसिल तो ये गलत हो जाता, बिकॉज ओनली 6 स्टेट इन इंडिया हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल, और वो अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन में देख लिया। सो ये वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 बोल रहा था स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इन इंडिया इज फिक्स्ड बाय द प्रेसिडेंट। क्या स्ट्रेंथ लेजिस्लेटिव असेंबली की प्रेसिडेंट फिक्स करते? नहीं भाई, स्ट्रेंथ क्या होगी? फॉर एग्जांपल यूपी की स्ट्रेंथ ज्यादा क्यों? क्योंकि वहां पर ज्यादा पॉपुलेशन है, तो स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट। सिक्किम में शायद कम मेंबर्स होते होंगे, मध्य प्रदेश में कम है, उत्तर प्रदेश में ज्यादा है, राजस्थान में शायद मध्य प्रदेश से कम होंगे, डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन। महाराष्ट्र में हो सकता है मध्य प्रदेश से ज्यादा हो, सो इट डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन द स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। विच ऑफ द अबव इज आर करेक्ट? ओनली वन इज करेक्ट, ओनली वन इज गिवन इन ए, सो ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। All UTs do not have legislative assembly, only Delhi and Pondicherry have, and this is based on the population. State legislative की strength किस पे डिपेंड करती है? It is based on the population. तो यूपी के पास ज्यादा पॉपुलेशन है, then it will have more member or more seats in the legislative assembly. क्वेश्चन नंबर 5 को देखो क्या बोल रहा है? Which of the following has highest strength of the members? किसके पास सबसे ज्यादा मेंबर है? मेंबर की स्ट्रेंथ किसके पास सबसे ज्यादा है? अभी ये नहीं बोला स्टेट लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कुछ भी नहीं बोला, बस बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर्स। पहला बोल रहा राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली, दूसरा बोल रहा राज्यसभा। राज्यसभा में कितने बोले? अराउंड 250, आपको एक मोटा मोटा नंबर याद है। लोकसभा में कितने बोले? अराउंड 550, तो यहाँ पर है 250, यहाँ पर है 550। सो ये राज्यसभा तो मेरा कट जाएगा। राजस्थान में भी 500 मेंबर्स तो होंगे नहीं। जॉइंट सिटिंग ऑफ यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली एंड यूपी लेजिस्लेटिव काउंसिल, अब यहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हो सी और डी के बीच में। तो देखना यूपी में टोटल कितनी सीट्स हैं? अराउंड 400। लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर कितनी सीट्स हैं? 400। लेजिस्लेटिव काउंसिल में अराउंड कितनी सीट्स हैं? 100। तो टोटल को मिला भी दोगे तो कितनी सीट्स आती है? अराउंड 500। सो सबसे ज्यादा सीट्स किसके पास है? तो आंसर इज लोकसभा। सो लोकसभा हैज द हाईएस्ट स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर, दैट इज 550। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है? अ पर्सन टू बी इलेक्टेड टू द लेजिस्लेटिव असेंबली मस्ट बी एन इलेक्टर फॉर एन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द कंसर्न स्टेट। बात बिल्कुल सही है कि अगर आपको लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनना है, मतलब एमएलए के लिए चुनाव लड़ना है, तो जिस स्टेट से आप चुनाव लड़ना चाहते हो आपको वहां का वोटर होना जरूरी है, इलेक्टर होना जरूरी है, ये चीज ध्यान रखना है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है? अ पर्सन टू बी इलेक्टेड टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल नीड नॉट बी एन इलेक्टर फॉर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी इन दैट कंसर्न स्टेट। दिस इज रॉन्ग। चाहे आपको एमएलए बनना हो, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनना हो, या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बनना हो, एमएलसी बनना हो, दोनों के लिए जिस स्टेट में आप बनना चाहते हो वहां पर आपको वहां का इलेक्टर होना जरूरी है। मतलब एज अ वोटर आप रजिस्टर्ड होना ही चाहिए, तभी आप चुनाव लड़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि गुजरात का अगर कोई इलेक्टर है, मध्य प्रदेश में आके एमएलए का चुनाव नहीं लड़ सकता है वो, हाँ, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि खंडवा का व्यक्ति इंदौर से चुनाव लड़ सकता है, क्योंकि खंडवा भी मध्य प्रदेश में, इंदौर भी मध्य प्रदेश में, तो एक दूसरे की जगह इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन कोई बाहर का स्टेट का आदमी आके अपने यहाँ पर चुनाव नहीं लड़ सकते। आपको ध्यान रखना है। ओनली वन इज करेक्ट। विच ऑफ द अबव इज आर करेक्ट? ओनली वन, और ओनली वन कहां दिया हुआ? ए। सो इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। He must be an elector of assembly constituency in the concerned state, both for the council and the assembly. This is also true for qualifying governor's nomination in the state. Even जो गवर्नर जिसको नॉमिनेट करता है उसको भी उस स्टेट का इलेक्टर होना ही चाहिए, तभी गवर्नर उसको नॉमिनेट कर सकता है। और अगर वो मेंबर रिजर्व सीट से लड़ना चाहता है तो उसको या तो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब का मेंबर होना पड़ेगा, तभी उनकी रिजर्व सीट के ऊपर वो चुनाव लड़ सकता है। अब आपको बता देता हूं, अगर आप लोग यूपीएससी और एमपीपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, टू द पॉइंट कंटेंट डिलीवर करना चाहते हैं,
कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को ग्रेस्प करना चाहते हैं तो परसिवरेंस आईएएस के ऊपर आपके लिए न्यू बैच अवेलेबल है, दैट टू एट मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस ऑफ ₹4500 ओनली। अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह आता है तो ये मेरा नंबर दिया हुआ है 9113911223, इस पर आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। न्यू बैच का मैं बता दूं प्री प्लस में, जिसमें आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी विद 1 ईयर वैलिडिटी, जिसमें कंप्लीट सिलेबस कवरेज कराया जाएगा विद टाइमली कंप्लीशन। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट। किसके बारे में बात कर रहा है? चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसको आप बार बार राज्यसभा के साथ कंपेयर करते चलना और देखना कि लेजिस्लेटिव काउंसिल राज्यसभा से कैसे अलग हो जाती है कई जगह पर। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है शी इज अपॉइंटेड बाय स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल को स्पीकर अपॉइंट करती है? क्या आंसर इज नो। तो चेयरमैन कैसे अपॉइंट होते हैं? ही इज इलेक्टेड फ्रॉम अमंग द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर में से ही उनको इलेक्ट किया जाता है, वो अपॉइंट वगैरह नहीं होती। तो ये चीज ध्यान रखना। तो स्टेटमेंट 1 क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 2 देखो, हर सैलरीज एंड अलाउंसेज आर फिक्स्ड बाय द गवर्नर एंड सब्जेक्ट टू एनुअल वोट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। हर सैलरीज आर फिक्स्ड बाय द गवर्नर, चलो ये नहीं भी पता, इसको डाउट में डालो। एंड सब्जेक्ट टू एनुअल वोट, नहीं, हर सैलरीज और एक्सपेंडिचर आर चार्ज्ड अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड, तो उस पर वोट नहीं कर सकती बार बार स्टेट लेजिस्लेचर। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। थर्ड बोल रहा है शी कैन बी रिमूव्ड बाय रेजोल्यूशन पास बाय मेजोरिटी ऑफ ऑल द मेंबर ऑफ काउंसिल। बात बिल्कुल सही है, अगर उनको निकालना है तो शी कैन बी रिमूव बाय रेजोल्यूशन पास बाय मेजोरिटी ऑफ ऑल द मेंबर ऑफ द काउंसिल प्रेजेंट एंड वोटिंग। सो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 3। ओनली 3 कहां पर दिया हुआ है? दैट इज बी। सिलेक्ट द सॉल्यूशन यूजिंग द कोड बिलो। सो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। ये आपको समझ में आ गया होगा। सी इज इलेक्टेड फ्रॉम अमंग इट्स मेंबर्स ओनली। तो ध्यान रखना, जो मेंबर है लेजिस्लेटिव काउंसिल का वही चेयरमैन बन सकता, कोई बाहर का आदमी नहीं बन सकता। उनकी सैलरीज वगैरह आर चार्ज्ड अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, मतलब उस पर वोट वगैरह नहीं कर सकते, एनुअल वोट नहीं कर सकते। चलिए, उनके पास सेम पावर रहती है लाइक द स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेकिन वो मनी बिल के ऊपर वहां पर बहुत लिमिटेड पावर्स हो जाती है, क्योंकि स्पीकर के पास एक स्पेशल पावर रहती है रिगार्डिंग मनी बिल। ही सर्टिफाइज वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट, जो पावर लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन के पास नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। Who among the following official of the state has the constitutional right to participate in any proceeding of both the house of state legislature? बोल रहा है इनमें से कौन दोनों हाउस की प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, मतलब चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली हो चाहे वो लेजिस्लेटिव काउंसिल हो। तो इसका आंसर मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं, इट इज एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल चाहे तो दोनों हाउस की प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, बैठ सकता है, प्रोसीडिंग्स को अटेंड कर सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता, बिकॉज ही इज नॉट द मेंबर ऑफ एनी ऑफ द हाउस। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये इसके पास एक स्पेशल पावर होती है। यहां पर मैंने दिया हुआ एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट हैव द राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ आइदर ऑफ द हाउस। वो बोल भी सकते हैं लेकिन वो वोट नहीं कर सकते, बस ये ध्यान रखना, विदाउट बीइंग एंटाइटल्ड टू वोट। देयर आर 2 अदर प्रोविजन रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अ मिनिस्टर, देखना एडवोकेट जनरल के अलावा भी कोई ऐसा आदमी है कि जो दोनों हाउस में पार्टिसिपेट कर सकता है, दोनों हाउस में बोल सकता है? हाँ, आंसर इज मिनिस्टर। अब वो मिनिस्टर चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली से बना हो चाहे लेजिस्लेटिव काउंसिल से बना हो, अगर वो मिनिस्टर है देन ही कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग ऑफ बोथ द हाउसेस इवन इफ ही इज नॉट द मेंबर ऑफ दैट हाउस। फॉर एग्जांपल, अगर लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई मेंबर है तो वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में बोल सकता है, कब? व्हेन ही इज द मिनिस्टर। तो ध्यान रखना है, तो अगर मिनिस्टर है तो वो दोनों हाउस में बैठ सकता है, एडवोकेट जनरल है तो वो दोनों हाउस में बैठ सकता है। तो ये कुछ बेसिक्स आपको ध्यान रखना है। लेकिन मिनिस्टर भी जिस हाउस का मेंबर है सिर्फ उसी हाउस में वोट कर सकता है, दूसरे हाउस में वो वोट नहीं कर सकता, बोल सकता है, बैठ सकता है, पर वोट नहीं कर सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है अ स्टेट लेजिस्लेचर नीड द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट फॉर इम्पोजिंग एनी टैक्स। क्या स्टेट लेजिस्लेचर को प्रेसिडेंट की इजाजत लेना पड़ती है फॉर इम्पोजिंग एनी टैक्स? अरे वो कई टैक्स खुद से लगाते हैं, वो क्यों लेंगे? ये पावर तो उनको डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन देता है, तो व्हाई वुड दे टेक द परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो दिस इज रॉन्ग। स्टेटमेंट 1 रॉन्ग हो गया। स्टेटमेंट 2 देखते हैं। अ बिल इम्पोजिंग रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स इन द पार्लियामेंट कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली आफ्टर प्रेसिडेंशियल असेट। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर में कोई ऐसा बिल आ रहा है दैट ट्राइज टू रेस्ट्रिक्ट द फ्रीडम ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, तो ऐसे बिल लाने के पहले गवर्नर को उस बिल को रिजर्व करना पड़ता फॉर द एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, तभी उस बिल को स्टेट लेजिस्लेचर पास कर सकती है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि सर्टेन बिल्स कैन बी रिजर्व बाय द गवर्नर फॉर द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये स्पेशल पावर सेंटर के पास है। Which of the above is are correct? Only 2 is correct. Only 2 is given in B. So B is the correct answer of question number 9. The bill imposing restrictions on the freedom of trade and commerce can be introduced only after the presidential assent.
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इफ अ बिल passed by state legislature is against the provision of the constitution and is against the larger interest of the country, कि ऐसा कोई बिल है स्टेट लेजिस्लेचर जो पास करना चाहता है दैट इज अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अगेंस्ट द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, तो उन केसेस में क्या हो सकता है। स्टेटमेंट 1 देख लेते हैं। गवर्नर कैन रिजर्व अ बिल पास बाय स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। यस, गवर्नर ये कर सकता है एंड दिस इज द डिस्क्रिशनरी पावर। गवर्नर चाहे तो बिल को रिजर्व कर सकता है फॉर द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। फिर प्रेसिडेंट उस पर डिसाइड करेंगे कि चाहे तो वो बिल को अप्रूव कर दें, चाहे तो उसको रिकंसिडरेशन के लिए वापस कर दें, चाहे तो वो उसको वीटो कर दें। तो पर गवर्नर के पास ये डिस्क्रिशनरी पावर है टू रिजर्व सर्टेन काइंड ऑफ बिल फॉर द प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन। सो अगर वो ऐसा कोई बिल लाता ही है स्टेट लेजिस्लेचर दैट इज अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो गवर्नर ये काम कर सकते हैं। स्टेटमेंट 2 देख लेते हैं क्या बोल रहा है। द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट कैन डिक्लेयर द बिल नल एंड वॉइड। यस, बोथ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट कैन इशू इट। अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट रेट इशू करता है और अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट रेट इशू करता है। सो इस टाइप के बिल को नल एंड वॉइड भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ये पावर हाई कोर्ट के पास है, डेफिनेटली है। थर्ड बोल रहा था प्रेसिडेंट कैन डायरेक्टली इशू एन ऑर्डर सीडिंग द प्रोसीडिंग्स रिलेटेड टू द बिल इन द स्टेट लेजिस्लेचर। नहीं भाई, प्रेसिडेंट ऐसा कोई डायरेक्टली काम नहीं कर सकते, दिस इज रॉन्ग। लेकिन ऑब्वियसली अगर गवर्नर ने प्रेसिडेंट के लिए बिल रिजर्व किया है तब प्रेसिडेंट कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली करेंगे क्या, ऐसा नहीं। डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं करेंगे वो स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर। अगर ऐसे डे टू डे लाइफ में डायरेक्टली इंटरफेयर करें तो फिर तो स्टेट अपनी अथॉरिटी को ही खो देंगे, बिकॉज स्टेट डिराइव देयर अथॉरिटी डायरेक्टली फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉट फ्रॉम द सेंटर। ये आपको ध्यान रखना है। Select the solution using the code below. 1 and 2 is correct. 1 and 2 is given in A, so A is the correct answer of question number 10. Next question को देख लेते हैं, question number 11. With regard to state legislature, consider the following statement about money bills. Money bills के ऊपर क्वेश्चन है। मनी बिल हम लोगों ने पार्लियामेंट में भी देखा था, यहाँ पर भी आ गया है। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है अ मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। दिस इज रॉन्ग। अ मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये बात गलत है। इवन मनी बिल हमने देखा था कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा एंड नॉट इन राज्यसभा। दिस इज द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली दैट मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन लेजिस्लेटिव असेंबली। तो स्टेटमेंट 1 मेरा रॉन्ग हो जाएगा। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है सिंस एवरी सच बिल इज कंसिडर्ड टू बी अ गवर्नमेंट बिल इट कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली बाय अ मिनिस्टर। ये बात बिल्कुल सही है। मनी बिल क्या है, हमेशा वो गवर्नमेंट बिल कहलाता है। क्यों? बिकॉज इट इज ओनली इंट्रोड्यूस बाय अ मिनिस्टर। उसको हमेशा मिनिस्टर ही इंट्रोड्यूस करता है। विच ऑफ द अबव इज आर करेक्ट? ओनली 2 इज करेक्ट, तो 2 इज गिवन इन बी, सो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। अब आपको ध्यान ये रखना है कि कौन से बिल को प्राइवेट बिल बोलते हैं और कौन से बिल को गवर्नमेंट बिल बोलते हैं। यहाँ पर बता देता हूँ, ये पब्लिक बिल बोलते हैं। एक कुछ बिल्स को हम बोलते हैं वी कॉल देम पब्लिक बिल्स और कुछ को बोलते हैं प्राइवेट बिल्स। अब आप बोलोगे इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस कुछ नहीं है। अगर किसी भी बिल को कोई मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करता है देन इट इज अ पब्लिक बिल या फिर गवर्नमेंट बिल, और अगर नॉन मिनिस्टर किसी भी बिल को इंट्रोड्यूस करता था हम उसको क्या बोलते हैं? देन वी कॉल इट प्राइवेट बिल। हो सकता है बीजेपी का ही कोई मेंबर पर जो मिनिस्टर ना हो वो बिल को इंट्रोड्यूस कर रहा है, देन वी विल कॉल दैट बिल एज प्राइवेट बिल। लेकिन अगर कोई भी मिनिस्टर किसी बिल को इंट्रोड्यूस कर रहा है भले वो बीजेपी का नहीं है तब भी हम उसको क्या बोलेंगे? वी कॉल इट पब्लिक बिल। सो पब्लिक बिल्स आर दोज व्हिच आर इंट्रोड्यूस्ड बाय मिनिस्टर एंड मनी बिल इज ऑलवेज इंट्रोड्यूस्ड बाय मिनिस्टर, सो दे आर आल्सो नोन एज गवर्नमेंट बिल और पब्लिक बिल बिकॉज दे आर इंट्रोड्यूस ओनली बाय अ मिनिस्टर। जब मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करेंगे तो पब्लिक बिल बोलेंगे। सो यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अ कंपोजिट फ्लो टेस्ट इज डन इन लेजिस्लेटिव असेंबली व्हेन। भाई कंपोजिट फ्लो टेस्ट की बात कर रहा है। देखो एक होता है फ्लो टेस्ट कराना। फ्लो टेस्ट कब कराते हैं? जब गवर्नर को लगता है कि भाई ये चीफ मिनिस्टर ने अपनी मेजॉरिटी खो दी है, तब वो क्या बोलते हैं कि भाई आप जाओ और हाउस के फ्लोर पे अपनी मेजॉरिटी को प्रूफ करो। बोले मेजॉरिटी को प्रूफ कैसे करोगे? बाय मूविंग अ कॉन्फिडेंस मोशन। आप एक कॉन्फिडेंस मोशन को लेकर के आओ और उसको जो भी प्रेजेंट एंड मेंबर है उससे पास करा के दिखाओ, बोल सकते हैं। अगर मोशन पास हो गया तो आप कंटिन्यू करोगे, अगर मोशन पास नहीं हो देन यू हैव टू रिजाइन। तो ये तो हुआ फ्लो टेस्ट। अब क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द कंपोजिट फ्लो टेस्ट। कंपोजिट फ्लो टेस्ट का मतलब क्या होता है? गवर्नर किसको चीफ मिनिस्टर बनाते हैं? जो दावा पेश करता है, हु क्लेम्स कि ओके मेरे पास मेजॉरिटी है एंड आई विल रन द गवर्नमेंट। लेकिन क्या हो जब दो लोग एक साथ दावा ठोक दे कि हमारे पास भी मेजॉरिटी है, हमारे पास भी मेजॉरिटी है, तो उस केस में उसको बोलते हैं कंपोजिट फ्लो टेस्ट। तो फिर गवर्नर बोलते हैं कि आप उतरो दोनों मैदान में और जो मेजॉरिटी प्रूफ करेगा वो कंटिन्यू करेगा गवर्नमेंट के साथ। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। फ्लो टेस्ट और कंपोजिट फ्लो टेस्ट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है देयर इज मोर देन वन पर्सन स्टेकिंग claims to form the government and majority is not clear। ये बात बिल्कुल सही है। जब दो लोग क्लेम कर रहे हो गवर्नमेंट बनाने के लिए और मेजॉरिटी क्लियर नहीं हो तब गवर्नर क्या बोलते हैं? देन गवर्नर गो फॉर द कंपोजिट फ्लो टेस्ट। चीफ मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय गवर्नर इज आस्क्ड टू प्रूव हिज मेजॉरिटी, ये तो फ्लो टेस्ट में होता है। द हाउस नीड्स प्रिसाइडिंग ऑफिसर, नहीं ये नहीं हो सकता। स्टेट वाइड इमरजेंसी, नहीं ये वाला प्रोविजन भी नहीं है। सो मेरा आंसर क्या हो जाएगा?
व्हेन देयर इज मोर देन 1% स्टेकिंग द क्लेम्स टू फॉर्म द गवर्नमेंट एंड मेजोरिटी इज नॉट क्लियर। अगर मेजोरिटी क्लियर होगी तो भी फिर गवर्नर ये नहीं बोलेंगे कि जाओ फ्लोर टेस्ट के लिए। अगर बीजेपी सारी सीट जीत गई है, अगर मोदी जी 400 सीट जीत जाएंगे तो प्रेसिडेंट ये थोड़ी बोलेंगे मेजोरिटी प्रूफ करके दिखाओ। वो कब करा जाता है? व्हेन मेजोरिटी इज नॉट क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा 1 ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। Who is authorized to introduce a bill in the legislative assembly of the state which seeks to regulate superstitious practice in the state? भाई क्या बोल रहा है? Who is authorized to introduce a bill in the legislative assembly which seeks to regulate superstitious practice in the state? बोल रहा है स्टेट मिनिस्टर, लेजिस्लेटर इन द विधान परिषद ओनली, एनी एमएलए और एमएलसी, और लास्ट बोल रहा है एमपी हु इज पार्ट ऑफ स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब देखना, सुपरस्टिशियस प्रैक्टिस पे बिल लाना है। बोले बिल कौन ला सकता है? सो बिल कैन बी इंट्रोड्यूस बाय एनीवन। बिल कैन बी अ प्राइवेट बिल, बिल कैन बी अ पब्लिक बिल। पब्लिक बिल कब कहलाता है? व्हेन इट इज इंट्रोड्यूस बाय अ मिनिस्टर। और प्राइवेट बिल कब कहलाता है? व्हेन इट इज इंट्रोड्यूस बाय अ मेंबर अदर देन मिनिस्टर। यही है। तो बिल तो भाई कोई भी ला सकता है, चाहे वो प्राइवेट बिल हो चाहे पब्लिक बिल हो, मतलब कोई भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली उस बिल को ला सकता है। ये बात तो सही है। तो बोल रहा है इनमें से कौन ला सकता है? देखना, स्टेट मिनिस्टर, हाँ स्टेट मिनिस्टर अगर लेजिस्लेटिव असेंबली का पार्ट है तो डेफिनेटली इस बिल को ला सकता है। लेजिस्लेटर इन द विधान परिषद ओनली, विधान परिषद बोले तो लेजिस्लेटिव काउंसिल, क्या सिर्फ लेजिस्लेटिव काउंसिल में बिल को लाया जा सकता? नहीं, बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो दोनों जगह लाया जा सकता। तो ये तो बोल रहा है सिर्फ विधान परिषद में लाया जा सकता, दिस इज रॉन्ग। एनी एमएलए और एमएलसी, क्या कोई भी एमएलए और एमएलसी ला सकता है? लेकिन अब क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है हु इज ऑथोराइज्ड टू इंट्रोड्यूस अ बिल इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, कि असेंबली में कौन बिल ला सकता है? जो उस असेंबली का मेंबर है। सो उस असेंबली का मेंबर इज ओनली एमएलए नॉट द एमएलसी। सो सी भी मेरा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए फोर्थ बोल रहा है एमपी हु इज पार्ट ऑफ स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंसी। अरे स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? ये तो पार्लियामेंट में बिल ला सकता है, यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर में कैसे बिल लेके आएगा? सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टेट मिनिस्टर। क्यों? क्योंकि स्टेट मिनिस्टर हो सकता है लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर भी हो, तो इसलिए स्टेट मिनिस्टर यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहां पर मैं दे देता एक और ऑप्शन कि एमएलए, क्या एमएलए बिल ला सकता है? बिल्कुल ला सकता है। क्यों? क्योंकि ही इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो मेंबर है वही उस हाउस के अंदर बिल ला सकता है। इवन मिनिस्टर भी दूसरे हाउस में बिल इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के पहले बता देता हूँ, यूपीएससी एमपीपीएससी का बैच मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस ऑफ ₹4500 में परसिवरेंस आईएएस की ऐप के ऊपर अवेलेबल है, जिसमें आपको प्री प्लस मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी विद 1 ईयर वैलिडिटी। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करना है ताकि ऐसे और वीडियोस आपको देखने के लिए मिलते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। What could follow if legislative assembly of state passes a bill that is ultra wires the constitution? Ultra wires means something that is beyond the jurisdiction of the legislative assembly. वो ऐसा कोई काम कर रही है जो उसकी औकात के बाहर हो। तो क्या होगा ऐसे सिचुएशन में? स्टेटमेंट 1 बोल रहा है इट मे बी डिसअप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट। ये बात बिल्कुल सही है। अगर कोई ऐसा बिल लाया जा रहा है लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा that ultra wires the constitution that is beyond the jurisdiction of legislative assembly, so उस बिल को गवर्नर क्या करेंगे? then governor will reserve the bill, गवर्नर उस बिल को रिजर्व कर देंगे फॉर द प्रेसिडेंट, और फिर प्रेसिडेंट क्या करेंगे? डिसअप्रूव कर देंगे उस बिल को। और हो सकता है गवर्नर प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व ना करें, गवर्नर खुद से ही उस बिल को क्या कर दे? डिसअप्रूव कर दे। तो इट मे बी डिसअप्रूव्ड बाय प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑफ द स्टेट। बात बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है इट मे बी स्क्रैप्ड बाय द हाई कोर्ट। हाँ, अगर ऐसा कोई बिल है दैट ट्राइज टू अल्ट्रा वायर्स द कॉन्स्टिट्यूशन तो हाई कोर्ट भी उस बिल को स्क्रैप कर देंगे, इवन सुप्रीम कोर्ट भी उस बिल को स्क्रैप कर सकती है। तो ये बात भी सही है। थर्ड बोल रहा है इट कैन बी रिपील्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद गवर्नर ऑफ द स्टेट। अरे भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम रिपील करना नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली रिपील नहीं करेगी, वो काम तो रिपील करना किसका? हाई कोर्ट का काम है रिपील करना। तो दिस इज रॉन्ग। सो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 1 and 2। सिलेक्ट द सॉल्यूशन यूजिंग द कोड बिलो। 1 and 2 इज करेक्ट। सो ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। इजी था। गवर्नर यूजुअली रिजर्व सच बिल्स फॉर द प्रेसिडेंट हु देन आइदर अप्रूव्स द बिल और वीटोज और सेंड इट बैक टू फॉर द रिकंसिडरेशन। तो प्रेसिडेंट चाहे तो उसको अप्रूव कर दे, चाहे तो वीटो कर दे, चाहे तो उसको सेंड कर दे वापस रिकंसिडरेशन के लिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास अथॉरिटी है। 32 में सुप्रीम कोर्ट के पास अथॉरिटी है, 226 में हाई कोर्ट के पास अथॉरिटी है टू रिपील सच लॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। क्या बोल रहा है? If the legislative council of a state rejects the bill passed once by the legislative assembly, तो क्या होगा इस केस में? भाई सिंपल क्वेश्चन बोल रहा है कि फॉर एग्जांपल कोई भी बिल है, उस बिल को किसने पास कर दिया है? इट इज पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली ने उस बिल को पास कर दिया है। अब अगर बिल को एक्ट बनना है और अगर वहां पर बाइकैमरलिज्म है, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल भी एग्जिस्ट करती है, सो उसको अब दूसरे हाउस में भेजा जाएगा। देन इट इज सेंट फॉर द अप्रूवल ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल ने क्या करा? जो बिल
को लेजिस्लेटिव असेंबली ने अप्रूव करा था, यहां पर या तो उसने रिजेक्ट कर दिया या 3 महीने तक कोई डिसीजन ही नहीं लिया या कोई ऐसे अमेंडमेंट सजेस्ट कर दिए जो लेजिस्लेटिव असेंबली को पसंद नहीं आ रहे, तो उस केस में क्या होगा? तो स्टेटमेंट 1 बोल रहा था बिल इज पास्ड अगेन बाय द असेंबली एंड ट्रांसमिटेड टू द काउंसिल ओनली आफ्टर द गवर्नर्स असेंट। भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा। देखना, अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल ने लेजिस्लेटिव असेंबली के बिल को एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या होगा वो मैं आपको पहले ही बता देता हूं। एक बार तो इन्होंने अमेंडमेंट वगैरह दोबारा भेज दिए, अब अगर वो अमेंडमेंट लेजिस्लेटिव असेंबली ने मान लिए तब तो बिल अप्रूव हो जाएगा, मगर वो अमेंडमेंट लेजिस्लेटिव असेंबली ने बोला भाई हमको मंजूर नहीं है, जैसा बिल भेजा था वैसा का वैसा पास चाहिए, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल ने तो वापस भेज दिया था, तो ये दोबारा बिल को बनाएंगे और जब दोबारा भेजेंगे तो अब लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास सिर्फ 1 महीने का समय रहेगा कि या तो उसको एक्सेप्ट करें, और अगर नहीं करते तो मान लिया जाता लेजिस्लेटिव काउंसिल ने उस बिल को पास कर दिया है। लेकिन जब वो बिल पहली बार गया था लेजिस्लेटिव असेंबली से लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास, तो उसके पास मैक्सिमम कितना टाइम था? 3 महीने का टाइम था, ठीक है। अब 3 महीने बाद भी उसने डिसीजन नहीं लिया तो फिर क्या होगा? लेजिस्लेटिव असेंबली नया बिल बनाएगी, नया बिल बनाएगी तो इनको दोबारा कितने समय का टाइम मिलेगा? 1 महीने का और समय मिल जाएगा। और अगर 1 महीने में भी फिर इन्होंने डिसीजन नहीं लिया तो फिर मान लिया जाता है कि जैसा बिल लेजिस्लेटिव असेंबली ने भेजा था वैसा बिल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पास कर दिया है। अब मान लो लेजिस्लेटिव काउंसिल ने उस बिल को रिजेक्ट कर दिया तो भी क्या होगा? लेजिस्लेटिव असेंबली दोबारा बिल बनाएगी और फिर भेजेगी लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास, और फिर उसके पास सिर्फ 1 ही महीने का टाइम होगा। तो ज्यादा से ज्यादा लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या कर सकती है? किसी भी बिल को 4 महीने तक के लिए डिले कर सकती है, बस उसके पास मैक्स टू मैक्स ये पावर है। बाकी मोर पावरफुल तो कौन होता है? लेजिस्लेटिव असेंबली, बिकॉज इट इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। तो बिल इज पास्ड अगेन बाय द असेंबली एंड ट्रांसमिटेड टू द काउंसिल ओनली आफ्टर गवर्नर्स असेंट। नहीं, गवर्नर के असेंट की जरूरत नहीं है, वो दोबारा खुद से बिल बना के फिर से भेज देगी लेजिस्लेटिव काउंसिल को। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। स्टेटमेंट 2 बोल रहा था बिल लैप्सेस एंड डज नॉट बिकम एन एक्ट। नहीं, बिल लैप्स नहीं होगा। लेजिस्लेटिव असेंबली कैन अगेन फ्रेम द बिल और फिर वो दोबारा भेजेगी, तब सिर्फ 1 ही महीने का समय मिलेगा। सो बिल लैप्सेस नहीं होगा। क्यों? लेजिस्लेटिव असेंबली के पास ज्यादा पावर होती है कंपेयर्ड टू लेजिस्लेटिव काउंसिल। थर्ड क्या बोल रहा है? अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज इज इमीडिएटली टू बी कॉल्ड बाय द गवर्नर। भाई देखना, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग इन केस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। भाई अगर लोकसभा ने कोई बिल भेजा राज्यसभा को मंजूर नहीं हो पा रहा, वो उसको नहीं अप्रूव कर रही है, तब कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक की सिचुएशन आ जाती है और प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग बुलाते हैं, दोनों हाउस को एक साथ बिठाते हैं। लेकिन यहां पर कोई भी जॉइंट सिटिंग नहीं होगी। यहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली दोबारा बिल को बनाएगी, भेजेगी लेजिस्लेटिव काउंसिल को, उसको नहीं भी मंजूर है तो मान लिया जाएगा द बिल हैज बीन पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगर उसने 1 महीने के अंदर अंदर डिसीजन नहीं लिया, इवन अगर उसने 1 महीने में सजेशन दिया अमेंडमेंट करे और वो मंजूर नहीं है तो भी चलेगा। तो ये चीज ध्यान रखना है। फोर्थ क्या बोल रहा था? गवर्नर रिजर्व द बिल फॉर द प्रेसिडेंशियल रिव्यू। ऐसा भी नहीं है, यहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली बहुत ज्यादा पावरफुल है और जिसका प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है। तो इनमें से सिलेक्ट द सॉल्यूशन यूजिंग द कोड बिलो, विच ऑफ देम इज करेक्ट? नन ऑफ देम इज करेक्ट। सो आंसर इज डी, नन ऑफ द अबव। समझ में आ गया होगा आपको पूरा प्रोसीजर क्या है। यहां पर मैंने दिया भी हुआ, इफ द असेंबली रिजेक्ट्स द अमेंडमेंट सजेस्टेड बाय द काउंसिल और द काउंसिल रिजेक्ट्स द बिल ऑल टुगेदर और द बिल council does not take any action for 3 months, then the assembly may pass the bill again and transmit the same to the council. If the council rejects the bill again and pass the bill with amendments not acceptable to the assembly or does not pass the bill within 1 month, then the bill is deemed to have been passed by both the houses in the form in which it was passed by the assembly for the second time. तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। A money bill can be introduced in legislative council। क्या मनी बिल को लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है? भाई क्वेश्चन ही गलत हो गया। हमने देखा था मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन लेजिस्लेटिव असेंबली, तो उसको लेजिस्लेटिव काउंसिल में तो लाया ही नहीं जा सकता। दिस इज रॉन्ग। तो ओनली विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर, नहीं, उसको इंट्रोड्यूस ही नहीं कर सकते। ओनली विद द चेयरमैन प्रायर परमिशन, नहीं। ओनली बाय मिनिस्टर, नहीं। नन ऑफ द अबव इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि उस बिल को सिर्फ और सिर्फ कहां लाया जा सकता? लेजिस्लेटिव असेंबली। ऑल्दो इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस बाय मिनिस्टर, लेकिन मिनिस्टर भी उसको सिर्फ कहां इंट्रोड्यूस करेंगे? ओनली इन द लेजिस्लेटिव असेंबली में इंट्रोड्यूस करेंगे, नॉट इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, बिकॉज मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। अच्छा, मनी बिल मान लो लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंट्रोड्यूस हुआ, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास तो बहुत ज्यादा पावर होते हैं, वो बिल दोबारा जाएगा लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास, तो वो क्या कर सकती है? सबसे पहले ध्यान रखना, मनी बिल के केस में लेजिस्लेटिव काउंसिल ना तो उसको रिजेक्ट कर सकती है, ना तो उसको अमेंड कर सकती है, ना अमेंड कर सकती है ना रिजेक्ट, वो सिर्फ रिकमेंडेशंस दे सकती है, और वो रिकमेंडेशंस भी बाइंडिंग नहीं होते लेजिस्लेटिव असेंबली के ऊपर, और ये सारा काम उसको विद इन 14 डेज करना पड़ता है। अदरवाइज मान लिया जाता है लेजिस्लेटिव
काउंसिल ने उस बिल को पास कर दिया जैसा लेजिस्लेटिव असेंबली ने बोला था। राज्यसभा के पास भी मनी बिल में बहुत कम पावर होते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास भी मनी बिल से रिलेटेड बहुत कम पावर होते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ज्यादा पावरफुल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। विद रेफरेंस टू लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट के ऊपर क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है इट्स स्ट्रेंथ डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ असेंबली ऑफ द कंसर्न स्टेट। बात बिल्कुल सही है। कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होगी, बोले मैक्सिमम स्ट्रेंथ शुड बी 1/3। 1/3 शुड बी द मैक्सिमम स्ट्रेंथ। जैसे यूपी की लेजिस्लेटिव असेंबली में अराउंड 400 मेंबर है, लेकिन काउंसिल में सिर्फ 100 मेंबर्स ही हैं। 1/3 तो शायद ज्यादा हो सकता था, बट ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ है। तो पार्लियामेंट बताएगी कि एक्चुअल स्ट्रेंथ कितनी होने वाली है। कॉन्स्टिट्यूशन ने तो मैक्सिमम और मिनिमम बता दिए, लेकिन एक्चुअल स्ट्रेंथ कौन डिसाइड करेगा? इट इज द पार्लियामेंट। अगर काउंसिल को बनाना है, ये दोबारा खत्म करना है, तो ये काम भी कौन करेगा? इट इज द पार्लियामेंट। स्टेटमेंट 2 देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन फिक्सेस द मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। बात बिल्कुल सही है, लेकिन एक्चुअल स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन द विल ऑफ द पार्लियामेंट। तो पहला स्टेटमेंट सही है, हाँ, दूसरा भी सही है। विच ऑफ द अबव इज आर करेक्ट? बोथ आर करेक्ट, सो आंसर इज सी। सो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। यहां पर मैंने दिया हुआ, दो कॉन्स्टिट्यूशन हैज फिक्स्ड द मैक्सिमम एंड मिनिमम लिमिट्स, द एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ द काउंसिल इज फिक्स्ड बाय द पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 18। Who or which among the following is authorized to create or abolish state legislative council? अभी बताया कौन बना सकता है और कौन खत्म कर सकता है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। सो दिस एक्ट कैन बी डन बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन उसके लिए पार्लियामेंट डायरेक्टली नहीं बनाती है, पहले स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एक रेजोल्यूशन पास करती है बाय स्पेशल मेजोरिटी, तब पार्लियामेंट ये सारे काम कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर लिया हो, पार्लियामेंट कैन क्रिएट और एबॉलिश द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कंसर्न स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19। असर्शन, रीजनिंग, इस टाइप के क्वेश्चन आजकल बहुत आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। असर्शन बोल रहा है गवर्नर ऑफ स्टेट प्रिसाइड्स ओवर द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट। क्या गवर्नर प्रिसाइड करते हैं? भाई अभी हम लोगों ने कितने बार क्वेश्चनों में देख लिया, इट इज द चेयरमैन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, सो नॉट गवर्नर। सो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग। अच्छा, राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट प्रिसाइड करते हैं, वो आपको ध्यान रखना है, ही इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। लेकिन यहां पर ये तो क्या रहते हैं, ये उन्हीं के मेंबर में से इलेक्टेड रहते हैं, है ना। तो यहां पर वाइस प्रेसिडेंट और चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल में काफी डिफरेंस है। रीजन क्या बोल रहा है? गवर्नर इज हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। भाई ये भी गलत है, गवर्नर इज हेड ऑफ द स्टेट, नॉट गवर्नमेंट। गवर्नर स्टेट गवर्नमेंट का हेड तो कौन होता है? इट इज चीफ मिनिस्टर। तो दोनों स्टेटमेंट मेरे गलत है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अबव व्हिच ऑफ दीज इज करेक्ट? बोथ ए एंड आर इनकरेक्ट, सो आंसर इज डी। सो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 20। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर द पावर एंड स्टेटस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल आर ब्रॉडली इक्वल टू दैट ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। बोले स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल किन मैटर में लेजिस्लेटिव असेंबली के बराबर है पावर्स में? पहला बोल रहा है रेटिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। भाई ये तो बिल्कुल गलत है। देखना, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कौन कर सकता है? इट कैन बी डन बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। लेकिन कुछ ऐसे फीचर है, फॉर एग्जांपल अगर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की प्रोसीजर बदलना है तो इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर को बदलेगा, तो वो बिल पार्लियामेंट तो स्पेशल मेजोरिटी से पास करेगा अंडर आर्टिकल 368, लेकिन हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर का भी अप्रूवल लगेगा। तो बोलते हैं हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली का अप्रूवल लगेगा, लेकिन उसमें काउंसिल का कोई रोल नहीं आएगा। तो यहाँ पर काउंसिल असेंबली के बराबर नहीं रहेगी, क्योंकि काउंसिल की कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली पार्टिसिपेट करेगी उस टाइप के बिल में। सो ये वाला रॉन्ग हो गया, क्योंकि उसके बराबर नहीं है। दूसरा बोल रहा है कंसिडरेशन ऑफ द रिपोर्ट ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन। हाँ, रिपोर्ट्स वगैरह को तो दोनों पढ़ सकते हैं, दोनों देख सकते हैं, और कंसिडर ही तो करना अभी कौन सा डिसीजन लेना, तो यहाँ पर तो बराबर है। बोले ठीक है, छुटपुट काम में तुम सब बराबर हो, बाकी मेजर डिसीजन कौन लेगा? लेजिस्लेटिव असेंबली। अप्रूवल ऑफ ऑर्डिनेंसेस इशूड बाय द गवर्नर। हाँ, किसी भी बिल को एक्ट बनना है या ऑर्डिनेंस को अप्रूव करना है तो दोनों हाउस से अप्रूव कराना पड़ेगा, तो बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल बराबर है। हाँ, लेकिन अगर मान लो काउंसिल ज़्यादा आनाकानी करेगी, फिर वही 4 महीने वाला गेम, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली दोबारा बिल बना के भेज देगी, फिर काउंसिल मजबूर हो जाएगी। इलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट इन राज्यसभा। क्या राज्यसभा के इलेक्शन में लेजिस्लेटिव काउंसिल वाले वोट देते हैं? आंसर इज नो, क्योंकि राज्यसभा के मेंबर को कौन चुनता है? इट इज द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, नॉट द लेजिस्लेटिव काउंसिल। सो ओनली एमएलए पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स। सो फोर्थ भी मेरा क्या हो जाएगा? रॉन्ग। डिस्कसिंग स्टेट एनुअल बजट। हाँ, डिस्कस करना है यहाँ पर, अभी इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं लेना है। इंपॉर्टेंट डिसीजन तो कौन लेगा? बोले लेजिस्लेटिव असेंबली। डिस्कस तो कर सकते हैं बेचारे बजट को, बात बिल्कुल सही है। सो 2, 3 एंड 5 आर करेक्ट। 2, 3 एंड 5 कहाँ दिए हुए? सी। सो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। सिलेक्ट द
सॉल्यूशन यूजिंग द कोड बिलो। सो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। इजी क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे डील करना है। अगर आप लोग भी यूपीएससी और एमपीपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, दैट टू एट मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस ऑफ ₹4500 ओनली विद 1 ईयर वैलिडिटी, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आता है, वीडियो की क्वालिटी पसंद आती, कंटेंट पसंद आता, तो इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करके जाना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।